नमस्कार दोस्तों, मैं राजन कुमार चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पे जिसमें हम पढ़ते हैं समाजशास्त्र और समाज के वो मुद्दे जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड हैं, जो हमारे लक्ष्य को साधने में हमारी सहायता करते हैं और मदद करते हैं। आज का लेक्चर किसी भी ऐसे टॉपिक पर नहीं है जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, बल्कि हम उन सबसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक PYQ, किस तरीके से हमारे सोशियोलॉजी ऑप्शनल में पढ़े हुए टॉपिक बाकी के एग्जाम में जैसे जीएस पेपर 1, 2, 3 या एथिक्स या एसे राइटिंग या इंटरव्यू, इन सब में लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है वर्ष 2025 का जीएस पेपर 1। तो जैसे हम देखते हैं कि जो 2025 का जीएस पेपर 1 है, चाहे तो आप अपने लैपटॉप या फिर अपने मोबाइल पर भी ओपन कर सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, यह किस तरीके से समाज से डायरेक्ट ही सधा हुआ है, क्योंकि जीएस पेपर 1 में एक भारतीय समाज का भी एक टॉपिक है। तो उसमें देखिए कि क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि स्मार्ट सिटी, भारत में स्मार्ट सिटी शहरी गरीबी और विकासात्मक न्याय के मुद्दों को किस तरीके से संबोधित करता है। भाई, किस तरीके से जो स्मार्ट सिटी है वो इशारा करता है शहरी गरीबी और विकासात्मक न्याय की। यह मैं लिखित रूप से दे सकता हूं कि 80% बच्चे इसी बात में कंफ्यूज हो जाएंगे माफी चाहूंगा, इसी बात में कंफ्यूज हो जाएंगे कि विकासात्मक न्याय कैसा न्याय है, क्योंकि यूपीएससी जो ट्रैप बिछाता है, शब्दों का जो जाल बिछाता है, शब्दों के मीनिंग से जो खेलता है, वो यही शब्द होते हैं, ऐसे ही होते हैं। क्योंकि यहां पर तो सोसाइटी दिखा दी गई विकासात्मक, क्षमा चाहूंगा, शहरी गरीबी, इधर दिखा दिया गया विकासात्मक न्याय। एक इसका मतलब है कि एक ऐसा न्याय जिससे व्यक्ति को विकास करने में सहायता मिलेगी। देखिए, मैंने आपके लिए बोर्ड पर इनके मतलब भी लिखे ताकि आप इनको समझे, क्योंकि सवाल को समझ लेना आधे उत्तर को पा लेना होता है। एटलीस्ट आपको सवाल समझ में आ गया तो यह पता लग गया कि आपको आंसर में लिखना क्या है। नहीं तो ज्यादातर बच्चे मेंस में फेल होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि सवाल जो पूछा जा रहा है वो पूर्व दिशा की ओर पूछा जा रहा है और आंसर लिखाते वो बेचारे उत्तर दिशा की ओर। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस तो करी होती है PYQ की, लेकिन उन्होंने उन शब्दों को नहीं पकड़ा होता है जो शब्द उनको घुमाते हैं, जो उनको फंसाते हैं। तो उसी तरीके से यूपीएससी ने 2025 में एक वर्ड लिखा, विकासात्मक न्याय, यानी कि संसाधनों का समान वितरण। समान वितरण का मतलब यह नहीं है कि आपको भी बराबर दे दिया, उसको भी बराबर दे दिया, पर्सन ए को भी जितना संसाधन दिए पर्सन बी को भी, तो मुद्रा की वैल्यू क्या रह गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। विकासात्मक न्याय का मतलब, विकासात्मक न्याय हमारे आर्टिकल 14 की तरह समझ सकते हो कि समान सुरक्षा। भाई मोदी जी को, अब आप कहोगे भाई मोदी जी को इतनी सिक्योरिटी दे रखी है और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं दे रखी है। भाई जितनी जरूरत उन्हें है उनको उतनी दे रखी है सिक्योरिटी, जितनी जरूरत आपको है और आपको भी प्रोवाइड की जाएगी। तो उसी तरीके से हम अपने एग्जाम की तरफ चलते हैं, अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं कि मान लेते हैं पर्सन ए जो है वो है पूंजीपति और ये गरीब मजदूर है। पूंजीपति ने तो धन संपत्ति के आधार पर भाई अपने लिए संसाधन खरीद लिए, लेकिन मजदूर के लिए व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेगा, सरकार करेगी। ये जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। तो किस तरीके से सरकार जो नारा दे रही थी स्मार्ट सिटी शहरी गरीबी और विकासात्मक न्याय के मुद्दों को संबंधित करता है, किस तरीके से हम शहरी गरीबी को जोड़ते हैं देखिएगा। अब बात आती है कि जो स्मार्ट सिटी है, हम ये क्वेश्चन नंबर आप लिख सकते हैं, प्रश्न 8 की बात चल रही है। ये ऊपर मैं लिख दूंगा जिससे आपको पता लग जाएगा। प्रश्न 8 की बात चल रही है कि स्मार्ट सिटी, जो स्मार्ट सिटी है, जो हमारा स्मार्ट सिटी मिशन था, वो किस तरीके से शहरी गरीबी को मिटाने में लाभकारी है। भाई टेक्नोलॉजी, डेटा और कुशल बुनियादी ढांचा, भाई ये सभी चीजें जीवन को
जीवन को गुणवत्तात्मक बनाती हैं। भाई अगर टेक्नोलॉजी होगी, डाटा मतलब जानकारी, और कुशल बुनियादी ढांचा, भाई ये चीजें होंगी। अगर मैं देखो बुनियादी ढांचा अगर सही होगा तो गरीब आदमी भी सही चलेगा, क्योंकि बुनियादी ढांचे का मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड अस्पताल भी हो जाता है, पार्क भी हो जाता है, शिक्षा से संबंधित विद्यालय भी हो जाते हैं। भाई गरीब आदमी को चलने के लिए सड़क भी चाहिए, ठीक है ना। भाई बुनियादी ढांचे में ये सभी चीजें आती हैं, इवन रोजगार भी आ जाता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें जब सही होंगी, भाई सड़क सही होगी, विद्यालय सही होंगे, कॉलेज सही होंगे, स्कूल सही होंगे, गरीबों के लिए अस्पताल सही होंगे, तो ये अपने आप ही गरीबी को कम करने में सहायक होंगे। भाई एक व्यक्ति 12,000 रुपए कमाता है और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की भाई उसकी क्षमता नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल क्षमता से बाहर है, तो वो कहां लेकर जाएगा? सरकारी अस्पताल में। जब सरकारी अस्पताल की हालत अच्छी होगी तभी तो वो लेकर जा पाएगा, नहीं तो उसकी क्षमता ही नहीं है, वो बेचारा मर जाएगा। किसे? भाई पैसे के अभाव में, क्योंकि बीमारियां लग गई उसको। गरीब का बच्चा जब स्कूल जाएगा, भाई प्राइवेट में जा नहीं सकता। अगर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छा होगा, वो बेहतर होगा, स्कूल ज्यादा से ज्यादा ओपन होंगे, तभी तो उसका बच्चा पढ़ पाएगा। जब पढ़ेगा तभी गरीबी दूर होगी। तो ये बुनियादी ढांचा है जो गरीबी खत्म करने में मदद करता है। अब ये किस तरीके से कर रहा होता है, इनका आपसी संबंध किस तरीके से है, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जो शहरी गरीबी को संबोधित करती है स्मार्ट सिटी, उसको देखते हैं कि देखिए जब जो स्मार्ट सिटी, जो भी स्मार्ट सिटी होती है उसमें किस तरीके, जहां पर झुग्गी वहीं मकान, आपने ये नारा सुना होगा। जहां झुग्गी वहां मकान। जो बड़े बड़े शहर होते हैं जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गई, आप देखेंगे जो रेलवे लाइन के किनारों पर लोग स्लम बना लेते हैं, तो उस स्लम को हटा करके सरकार उनको कच्चे मकानों को तोड़ करके उनके रहने की व्यवस्था करती है। भाई उनको पक्के मकान प्रोवाइड करवाती है। तो इस तरीके की मुहैया चीजें करवा रही होती है। और साथ ही साथ स्मार्ट सिटी जोन बनाने के लिए आपने स्वनिधि, पीएम स्वनिधि योजना सुनी होगी। इसमें क्या हो रहा था, भाई जो रेडी पटरी वाले थे उनको कोविड-19 के समय में 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही थी। 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही ताकि वो अपने रेडी पटरी का जो पहले रोजगार करते थे उसको दोबारा से व्यवस्थित रूप से शुरू कर सके। भाई कौशल विकास की बात की जा रही थी। कौशल विकास, भाई जिस तरीके से आईटीआई इंस्टीट्यूट चलाए जाते हैं, सरकार के द्वारा ही चलाया जाता है ना, कि कम फीस में 1,500 या 2,000 रुपए की फीस में आपको कौशल प्रोवाइड किया जाता है। कई गवर्नमेंट संस्थान भी इस तरीके के कौशल्स को प्रोवाइड करते हैं शहरों में। तो इस तरीके की चीजें प्रोवाइड की जा रही है। तो एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, स्मार्ट सिटी का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर दी गई और बस उनपे लेबर या मजदूर आदमी काम करे जा रहा है। नहीं, स्मार्ट सिटी का मतलब है कि हर एक तबके का व्यक्ति अपनी उसकी सहायता के लिए वो काम करेगा, अपने विकास के लिए काम करेगा, अपने आप को गरीबी से बाहर निकालने के लिए काम करेगा। इसी के साथ अगर हम नजर मारें विकासात्मक न्याय की बात करें,
अगर हम विकासात्मक न्याय की बात करते हैं तो विकास कैसे होता है किसी व्यक्ति का? भाई जो भी गरीबी दूर होगी पैसे से, पैसे के लिए कौशल दिया जा रहा है ना, आधारभूत ढांचा दिया जा रहा है ताकि व्यक्ति की गरीबी दूर हो सके। लेकिन उसके साथ साथ विकासात्मक न्याय, संसाधनों का बंटवारा कैसे होगा? भाई जल आपूर्ति पर ध्यान दिया जाएगा, जल आपूर्ति पर ध्यान दिया जाएगा, विद्युत वितरण पर ध्यान दिया जाएगा कि जो गरीब तबके का व्यक्ति है उसको सस्ती विद्युत मिल सके, सस्ती बिजली मिल सके। जैसे कि आप दिल्ली में देखेंगे कि कई शहरों में, दिल्ली में ही नहीं वरन कई शहरों में 200 से 300 यूनिट फ्री मिलती है, सरकार देती है। इतनी चीजें भाई फ्री होती है। और साथ ही साथ हम क्या देखते हैं, कुछ पॉश इलाके भी बनाए जाते हैं जहां पर से झुग्गी बस्ती को हटा करके भाई उनको पक्के मकान दिए जाते हैं। साथ ही साथ भाई ऐसे कॉरिडोर भी बनाए जाते हैं जो शहरी गरीबी को परिवहन से कम करते हैं। भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाया जाता है, जैसे महिलाओं के लिए फ्री यात्रा, दिव्यांगों, बुजुर्गों और विद्यार्थियों के लिए यात्रा सस्ती होती है। जैसे भाई विद्यार्थी अपने स्कूल जा सके, स्कूल अगर दूर है तो वो वहां पे आराम से पहुंच सके। तो ये क्या चीजें हैं, ये आपको धीरे धीरे विकास की ओर लेकर जाती हैं। विकासात्मक आपका भविष्य का निर्माण करती हैं। डिजिटल समावेशन होता है। अब डिजिटल समावेशन में क्या होता है, सस्ती दर पर आपको डाटा प्रोवाइड होता है। सस्ती दर पर भाई इंटरनेट की जो होती है सुविधा उपलब्ध होती है। और ये लगा लीजिए कई शहरों में तो वाईफाई जोन भी बनाए जाते हैं। इस तरीके की चीजें चलाई जाती है। आपको आंसर नहीं लिखाया जा रहा, यह आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से वो क्वेश्चन नंबर 8 सीधा सीधा रिलेट करता है हमारे समाज से, हमारी सोसाइटी से। अगर आपने सोशियोलॉजी ऑप्शनल पढ़ रखा है तो वो पेपर केवल आपको सोशियोलॉजी ऑप्शनल में ही हेल्प नहीं कर रहा होगा, वो आपको सीधा सीधा बाकी के एग्जाम में भी आपकी हेल्प करेगा। अब डिजिटल सेवा में अगर आप देखेंगे तो भाई कॉमन सर्विस सेंटर भी होते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर की भी सुविधा होती है। तो इस तरीके की चीजें चल रही होती है। ये किस लिए होता है, ताकि जो वर्ग विभाजन है, देखिए वर्ग विभाजन कहां का शब्द है, सोशियोलॉजी का, सोसाइटी का। तो वर्ग विभाजन कम होता है
अमीर और गरीब की खाई कम होती है। तो ये चीजें चल रही होती है। यदि हम इसके निष्कर्ष की तरफ चले तो निष्कर्ष से पहले कुछ चुनौतियां भी होती हैं। भाई किस तरीके के टास्क होते हैं? भाई कुछ लोगों का, कुछ आलोचकों का मानना है कि जो स्मार्ट सिटी होता है वो ज्यादातर बजट जो होता है वो क्षेत्र आधारित होता है। तो क्षेत्र आधारित होने के साथ साथ जो शहर के छोटे और पहले से विकसित हिस्से में बेहतर काम कर सकता है। देखिए, एक अगर पूरा शहर है तो पूरे शहर को विकसित करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और एक शहर के, मान लीजिए ये शहर है, इसके छोटे से एक हिस्से को ज्यादा डेवलप कर दिया जाएगा, क्योंकि देखिए ये अनडेवलप एरिया हैगा। अगर धन का वितरण करा भी गया तो ये पहले से डेवलप है, जो पहले से डेवलप है उसको और डेवलप करा तो भाई सीधी सी बात है वो ज्यादा डेवलप हो जाएगा। ये इलाके जब तक इस तक पहुंचेंगे, इस एरिया के बराबर तक पहुंचेंगे, तब तक ये एरिया और ज्यादा ग्रो कर चुका होगा, और ज्यादा डेवलप कर चुका होगा। तो इस तरीके की समस्याएं आती हैं। गरीबों का विस्थापन होने लगता है, क्योंकि जो अनडेवलप एरिया है वो डेवलप एरिया की तरफ मूव करने लगते हैं लोग। तो इस तरीके से हम निष्कर्ष को अगर देखें तो निष्कर्ष हमें यह बताता है कि जो स्मार्ट सिटी है, जो स्मार्ट सिटी मिशन केवल तकनीकी रूप से उन्नत शहर बनाने का नहीं है। तो निष्कर्ष क्या कहता है? निष्कर्ष यह कहता है कि जो स्मार्ट सिटी शहर बनाने का पर्पस यह नहीं है कि टेक्निकली ही चीजें हों। केवल तकनीकी रूप से उन्नत ना बनाना, वरन ये लगा लीजिए गरीबों के उत्थान के लिए भी कार्य करना। तो रियल में जो स्मार्ट सिटी मिशन का जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, वो यही है। केवल सरकार का पर्पस ये नहीं है कि वर्ष 2047 तक केवल हम बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दें, उसमें मजदूरों की भीड़ भेज दें, जाओ भी काम करो। नहीं, हमें एक ऐसा शहर चाहिए जहां पर समान संसाधनों का वितरण हो, गरीबी कम से कम हो, शिक्षा का विकास ज्यादा से ज्यादा हो, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो, कच्चे मकान ना हो, जल आपूर्ति बढ़िया से बढ़िया हो, नल से जल तक का वितरण हो रहा हो। तो ये सभी मुद्दे क्या हैं? ये सभी मुद्दे समाज से रिलेटेड है। जब हम, ये वो मुद्दे हैं जब हम अपने सोशियोलॉजी ऑप्शनल के एग्जाम के अंदर शहरीकरण में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं भाई? शहरीकरण में पढ़ रहे होते हैं, या हम विकास के मुद्दों पर हम बात कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से हमारे चीजें चल रही होती हैं। अगर इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर, हम बाकी के क्वेश्चंस को देखते हैं, बाकी के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10। क्या आपको लगता है, हमारा अगला क्वेश्चन है भाई, क्या आपको लगता है कि वैश्वीकरण का परिणाम केवल आक्रामक उपभोक्ता संस्कृति ही है? भाई वैश्वीकरण को से आप सभी अवगत है। अब देखिए, जो वैश्वीकरण वर्ड है ये सीधा सीधा जो हमारा सोशियोलॉजी का एग्जाम है उससे रिलेटेड है। उसके सिलेबस में भी दिया गया है जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण के मुद्दे और वैश्वीकरण की समस्याएं वगैरह इस तरीके से आराम से एग्जाम में पूछी जाती हैं। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूं कि जो
यदि आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि जो औद्योगिकीकरण है या औद्योगिकरण है, ये कब आया भाई? ये ज्यादातर विकसित हुआ 1990 के बाद, 1991 के बाद, जिस समय भाई औद्योगिक क्रांति आई है ना, उस समय जो हमारे उदारीकरण और वैश्वीकरण ये नीतियां अपनाई गई है ना। किस लिए अपनाई गई? ताकि ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री भारत के अंदर आ सके, भारत के अंदर बन सके। उसी के साथ हम देखते हैं जो हमारा ये वैश्वीकरण का जो परिणाम है, जो वैश्वीकरण आज हमें मिला है कि भाई हमारा सामान नेपाल जा रहा है, नेपाल का सामान बांग्लादेश जा रहा है, बांग्लादेश का सामान यूके जा रहा है, यूके का सामान भारत आ रहा है, भारत का सामान फिर यूएस जा रहा है ना, और मुक्त व्यापार चल रहे हैं आपस में। कोई भी कंट्री किसी भी राष्ट्र के अंदर सामान बेच सकता है डब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो वैश्वीकरण का जो परिणाम हुआ है ना, क्योंकि देखिए वैश्वीकरण से क्या हुआ? उद्योग आए भारत में। जब उद्योग आए तो लोगों को रोजगार मिला, रोजगार मिला तो लोगों के पास पैसा आया, धन आया। जब धन आया तो उपभोक्ता संस्कृतिकरण ही है ना। कि देखिए एक शब्द इसने यूपीएससी ने ऐसा इस क्वेश्चन में डाल दिया जो बच्चे को रोक देगा। वो शब्द है केवल। क्या वर्ड है? केवल। उस ध्यान से अगर हम पढ़े इस सवाल को, इस क्वेश्चन को, वैश्वीकरण का जो परिणाम है वो केवल आक्रामक उपभोक्ता संस्कृतिकरण ही है। सिर्फ उपभोक्ता संस्कृतिकरण है। मतलब कि उपभोक्ता संस्कृतिकरण का मतलब क्या हुआ? मैं आपको बता भी देता हूं लिख करके कि जो उपभोक्ता संस्कृतिकरण का मतलब है वो ये कहता है, हम अब प्रश्न नंबर 9 की तरफ हो रहे हैं। ऐसी संस्कृति जो उपभोक्तावाद से ग्रसित हो, जो ज्यादा से ज्यादा सामान परचेज करने में अपना योगदान देती हो। क्योंकि वैश्वीकरण ने दुनिया भर में वस्तु, सेवा और संस्कृति का इतनी तेजी से बहाव, इतनी तेजी से प्रवाह किया है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक आक्रामक उपभोक्ता संस्कृति जन्म ले सकती है। भाई इतनी स्पीड से, इतनी तेजी से भाई सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, चीजें प्रोवाइड की जा रही है। आज आप कोई कोरियर मंगवाइए पश्चिम से या यूके से, इंग्लैंड से, है ना, या स्पेन से, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इन किसी भी कंट्री से, या जापान से आप मंगवाते हैं, या आप शिक्षा के लिए आप भविष्य में इन कंट्रीज में जाते हैं तो आप आसानी से जा सकते हैं। जहाज पे बैठे और 7 घंटे 8 घंटे में पहुंच गए। इतना टाइम आपको दिल्ली से वेस्ट बंगाल जाने में भी नहीं लगता होगा, उसमें भी ज्यादा लगता होगा बाय ट्रेन। लेकिन आप फ्लाइट पे बैठते हैं और आराम से आप 8 घंटे 9 घंटे में इंटरनेशनल फ्लाइट पे पहुंच जाते हैं। तो जो वैश्वीकरण हुआ है इसने दुनिया भर में एक ऐसी संस्कृति को जन्म दे दिया जो संस्कृति इस तरीके से उपभोग कर रही है कि हर चीज को वो करती है, हर चीज को वो परचेस करना चाहती है। लेकिन उसने सवाल एक पूछा था कि केवल, क्या पूछा है? केवल सिर्फ उपभोक्ताकरण ही हुआ है। अब आप जाहिर सी बात है आप लिख भी रहे हैं कमेंट में कि नहीं, सिर्फ ये तो नहीं हुआ, इसके साथ साथ और क्या चीजें हुई है। भाई इसमें 2 नजरिए हैं, एक है पक्ष का नजरिया, एक है विपक्ष का नजरिया। पहले हम पक्ष के नजरिए पे ध्यान देंगे कि इसने क्या करा है कि वैश्वीकरण ने मानवीय भावनाओं, जैसे त्योहार होते हैं ना, हमारे जो भारतीय त्योहार होते हैं, भारतीय त्योहारों का जरूर इसने उपभोक्ताकरण कर दिया है। अब कैसे कर दिया है? क्योंकि देखिए कोई भी त्योहार होता है, लोग त्योहार पे मिलना नहीं चाह रहे हैं एक दूसरे से। त्योहार किस लिए होते हैं? आप
एक दूसरे से मिले। जबकि लोगों के अंदर कल्चर क्या जन्म ले चुका है, ज्यादा से ज्यादा दुकानों से सामान खरीदना, ज्यादा से ज्यादा अपना एक सोशल स्टेटस का दिखावा करना समाज के अंदर, कि भाई किस तरीके से व्यक्ति दिखा रहा है। जैसे आपने देखा होगा पहले दिवाली, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। दिवाली पे पहले क्या होता था भाई, सभी लोग, मैक्सिमम लोग क्या करते थे, मिट्टी के दिए लाते थे, घी या तेल या जो भी लोगों की क्षमता होती थी उसके अनुसार वो दिए जलाया करते थे, पूजा किया करते थे और अपना त्योहार सेलिब्रेट करा करते थे। बड़े बुजुर्गों के पैर छुआ करते थे और पड़ोसियों से मिलने जाया करते थे। कई जगहों पे ये कल्चर भी था, ये संस्कृति भी थी कि जो पर्सन ए के घर में खाने की वस्तुएं बनी है वो देने जाया करता था पर्सन बी के। किस लिए? क्योंकि उस समय मानवीय भाव एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। भाई जो पड़ोसी और पड़ोसी हमसे इतना प्रेम करते थे कि एक दूसरे को देने जाते थे। इवन हम अगर धार्मिकता को भी एक तरफ रख दें तो कई जो कस्बे या शहर होते थे जहां पर एक से ज्यादा धर्म के लोग रहते थे, कुछ घर मुस्लिम धर्म के हैं, कुछ ईसाई धर्म के हैं, कुछ हिंदू धर्म के हैं, कुछ अन्य धर्म के, सिख धर्म के हैं, तो वो क्या करते थे, मान लीजिए जैसे इस्लाम धर्म का ईद आ गई तो ईद में क्या करते थे, वो सभी घरों में कटोरियों में सिवैयां बांटा करते थे। अगर हमारा क्रिसमस आ गया तो भाई वो केक पूरी गली मोहल्ले में बांटा करते थे। किस लिए? भाई प्रेम भाव, आपसी हित था। और इवन ये लगा लीजिए, ये भेदभाव नहीं हुआ करता था कि त्योहारों का, भाई उनका त्योहार है हम नहीं मनाएंगे, इस तरीके का कोई विचार ही नहीं था। क्योंकि संस्कृतिकरण नहीं था उपभोक्तावाद का, कि लोग ज्यादा से ज्यादा सामान खरीद करके ये सोशल स्टेटस नहीं दिखाना चाहते थे कि भाई हमने ये भी लगा लिया। पहले क्या होता था, दिए जलाते थे, अब भाई महंगी से महंगी लाइटें लेकर के आ रहे हैं, महंगी से महंगी वस्तुएं लेकर के आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक दिए आ रहे हैं। इवन ये लगा लीजिए लोग तो 10,000 रुपए का बारूद फूंक देते हैं, यानी कि बम पटाखे फूंक देते हैं। किस लिए? केवल सोशल स्टेटस दिखाने के लिए, कि जब त्योहार के बाद बात करेंगे पड़ोसी से, वह हमने तो 12,000 रुपए के पटाखे फोड़ दिए, अरे बच्चों ने 15,000 के फोड़ दिए, अरे हमने पिछली बार 20,000 के फोड़ दिए थे, हैं? तो इस तरीके का कल्चर चल रहा होता है। जो हमारा त्योहार है ये एक उपभोक्ता की चीजें बन चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा सामान बिक रहा होता है, तो ये चीजें चल रही होती हैं। और साथ ही साथ हमारा अब दिखावा क्या चलता है, पड़ोसी को दिखाना है कि हाँ भाई मैकडोनल्ड में खाना खा करके आए हैं, डोमिनोज में खाना खा करके आए हैं। कुल मिला करके दिखावे की संस्कृति बन चुकी है अब हमारी। दिखावे की संस्कृति, दिखावे की संस्कृति का हम निर्माण कर चुके हैं। भाई सोशल मीडिया, वैश्विक ब्रांड्स, जो हमारे इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं, उसके जो प्रभाव में आकर लोग जरूरत के लिए नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए उन चीजों को खरीद रहे होते हैं। अब एक नया शब्द जो आप अपने एग्जाम में जरूर लिखिएगा, मैकडोनाल्डीकरण। अब मैकडोनाल्डीकरण किस चीज से जुड़ा हुआ है? एक व्यक्ति हैं जॉर्ज रिटर्ज, इनका यह सिद्धांत कहता है कि लोग खाने पीने और जीवन शैली में आक्रामक समरूपता अपनाई है लोगों ने। भाई पहले लोग घर का भोजन खाना पसंद किया करते थे, बाहर से खाते तो वो फ्रूट्स खरीद के लेकर आते थे और पूरा परिवार साथ में मिलकर के खाता था। मुझे आज भी याद है कि जब मेरे फादर साइकिल से अपने कंपनी में, उस समय कंपनी हुआ करती थी, ऑफिस नहीं हुआ करते थे, अपनी कंपनी में जाया करते थे, तो साइकिल पे एक छोटी सी सीट लगी होती थी, उस पे मैं बैठता था, पीछे केरियल पे मेरी बहन बैठा करती थी। और शाम को जब मेरे फादर आया करते थे अपने काम से, गर्मियों में कभी तरबूज थैली में लेकर आ रहे होते थे, है ना, कभी आम लेकर आ रहे होते, मतलब सीजनेबल फल चल रहे होते थे। किस लिए? आपसी प्रेम और भाव के लिए, ठीक है ना। और आज का कल्चर क्या चल पड़ा है?
ऑफिस से सीधा का सीधा बाहर ही निकल गए हम होटल में खाने के लिए, ऑफिस के बाहर ही सीधा सीधा निकल गए हम फिंगर मोमोज ये सब चीजें खाने के लिए। आपसी प्रेम हमारा खत्म ही हो चुका है। और इसका जो प्रभाव है, जो मैकडोनाल्डीकरण का जो प्रभाव है, वो सीधा सीधा हमारे भावनात्मक रूप से हमारे परिवारों पे तो पड़ता ही है, वो सीधा सीधा हमारा जो इसका प्रभाव है वो हमारे स्वास्थ्य पे भी पड़ता है। भाई जैसे मोटापा हो गया, हार्ट डिजीज हो गई, दिल की बीमारियां हो गई, ये सभी चीजें पड़ती हैं। अब यदि हम इसका विपक्ष का नजरिया देखते हैं, हमने एक नजरिया देखा पक्ष का जिसमें हमें यह समझाया गया कि यह बात तो हकीकत है कि जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया हुई, वैश्वीकरण की प्रक्रिया का जो रिजल्ट आया उसने समाज को उपभोक्ता संस्कृतिकरण में परिवर्तित कर दिया। लेकिन प्रश्न यह था कि केवल सिर्फ यही करा है उसने? तो अब इसके विपक्ष, इस क्वेश्चन के विपक्ष में आंसर क्या बनेगा, हम विपक्ष पे ध्यान देंगे कि विपक्ष क्या कहता है क्वेश्चन का। वो ये कहता है कि वैश्वीकरण के कुछ सकारात्मक काम भी किए हुए हैं, जैसे वैश्विक चेतना और एकजुटता, है ना। वैश्वीकरण के कारण भाई मानवाधिकार, जलवायु परिवर्तन जैसे, लैंगिक समानता जैसे मुद्दों पर आज पूरा विश्व एक साथ बैठता है यूएन के अंदर, है ना। अब देखिए फिलीपींस में या किसी और स्टेट में, या फिर आपने कुछ टाइम पहले सुना भी होगा, हमारे एक नेता से पूछा जाता है, नॉर्वे की एक पत्रकार साहिबा पूछती हैं भारत के मानवाधिकारों के लिए। तो अगर वैश्वीकरण नहीं होता तो क्या ये सभी मुद्दे एक जगह इकट्ठे होकर के इन पे बात की जा सकती थी? हैं? जिस समय रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ तब भी मानवाधिकारों की बात हुई। आज जब जलवायु परिवर्तन की समस्या से पूरी दुनिया लड़ रही है तो सामने टेबल पे लोग बैठते हैं, एक दूसरे से समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं, है ना। तो इस तरीके के जो वैश्विक आंदोलन है उनको हवा मिली, है ना। तो देखिए विपक्ष में हम क्या लिख सकते हैं, विपक्ष में हम लिख सकते हैं कि लैंगिक समानता, पर्यावरण और आपका जो ये क्या कहते हैं मानवाधिकार, मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर राष्ट्र एक विचारधारा रखते हैं। तो इस तरीके से ये चीजें रखते हैं। और साथ ही साथ क्या हो रहा होता है भाई, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया चल रही होती है। संस्कृतिकरण का मतलब भाई जो विदेशी संस्कृति है वो भारत में आ रही होती है, जो भारतीय संस्कृति है होती है वो विदेश जा रही होती है। हम उनके कल्चर को अपना रहे होते हैं, वो हमारे कल्चर को अपना रहे होते हैं। आपने कई ऐसे विदेशी पर्यटक देखे होंगे जो भारतीय धार्मिक स्थलों पर पहुंचते हैं, और कई तो ये लगा लीजिए आप मथुरा जैसे क्षेत्रों में रुक भी जाते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन दोनों एक भी हुए। ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन मतलब जो लोकल की चीजें वो एक हो जाती हैं, और ग्लोबलाइजेशन जो पूरे विश्व की चीजें हैं वो एक हो जाती है। जैसे आज के समय में बॉलीवुड की मूवी, बॉलीवुड सिनेमा,
बाहर जाता है और वैश्विक स्तर पर भारत की कमाई में भाई योगदान देता है। हॉलीवुड की मूवी आती है, भाई ज्ञान का प्रसार होता है, समावेशन का प्रसार होता है। तकनीक का विकास होता है। तकनीकी विकास संभव हो पाता है। और क्या क्या चीजें हो रही होती हैं भाई, जो विकासशील देश हैं उनकी मदद के लिए विकसित देश आगे आ रहे होते हैं। तो ये चीजें हमारे समाज में चल रही होती हैं। अगर यदि हम निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में हम क्या पाते हैं कि उपभोक्तावाद को बढ़ावा तो मिला है, उपभोक्तावाद को बढ़ावा तो मिला है। लेकिन भाई राष्ट्र पूरे विश्व को एक गांव बनाने में भी सहायता की है। तो कैसे हम देखते हैं, क्वेश्चन पेपर कहां के थे, जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 कहां पे बैठे थे ये, जीएस पेपर 1 में। और आंसर हम कहां से निकाल रहे हैं, सोशियोलॉजी ऑप्शनल से। तो जो आपकी पोस्ट है, जो आपका पद है आने वाला भविष्य में, वो समाज के लिए ही है। इसीलिए समाज के मुद्दों को आपके एग्जाम में रखा जाता है। और इसका जो ब्रह्मास्त्र हो सकता है वो सोशियोलॉजी ही हो सकता है, क्योंकि जो आपकी पोस्टिंग है वो समाज के लिए है। सोशियोलॉजी का जो लक्ष्य है वो समाज में सुधार के लिए है, समाज का वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने के लिए है। क्योंकि सोशियोलॉजी समाज शास्त्र के लिए जो उसकी लेबोरेटरी है वो पूरी सोसाइटी ही है। वो पूरी सोसाइटी में ही अनुसंधान और फील्ड वर्क के जरिए अपने समस्याएं देखता है कि समाज के अंदर किस तरीके की समस्याएं मौजूद हैं। तो इसी के साथ यदि हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखें, हम अब अगले सवाल पे चल पड़े हैं कि यदि क्वेश्चन नंबर 11 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है, महात्मा ज्योतिराव फूले के सामाजिक सुधार प्रयासों। अब देखिए किन की बात आई, आदरणीय ज्योतिराव फूले। किस परिप्रेक्ष्य में, समाज के सुधार के प्रयासों और लेखनों में, यानी कि जो उन्होंने राइटिंग लिखी वो, और उनके प्रयासों में जो उन्होंने प्रयास किए समाज को सुधारने में, समाज में नए आधुनिक परिवर्तन लाने में। तो समाज के लगभग सभी उपेक्षित तबकों की समस्याओं को छुआ है। ठीक है ना, समाज का सबसे जो निचला तबका हम समझ सकते हैं, पिछड़ा तबका समझ सकते हैं। अब देखिए उपेक्षित, इसने एक शब्द दिया उपेक्षित। अब अगर इसका मतलब पता है तो आंसर लिखे आओगे आप।
अगर इसका मतलब ही नहीं पता, आप फिर अटक गए कि अब क्या लिखे। सवाल ये आ गया कि उपेक्षित मतलब जिसकी उपेक्षा कर दी गई हो, है ना, वो व्यक्ति जिसकी उपेक्षा की गई हो। तो इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती है कि पेपर हैगा जीएस, पेपर हैगा जीएस पेपर 1, और हम आंसर कहां से निकाल रहे हैं, समाजशास्त्र से। तो आप देख सकते हैं, और आंसर भी ज्यादा नहीं भाई, आंसर भी 15 मार्क्स का मांगा गया है। यानी कि अब ये लगा लीजिए कि 10 मार्क्स तो वो हो गए, 10 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए 10 मार्क्स, और क्वेश्चन नंबर 11 के लिए 15 मार्क्स। पंद्रह मार्क्स किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। तो अभी हमने 3 ही क्वेश्चनों को सॉल्व किया है, ज्यादा सॉल्व नहीं किया। तो और अभी हमारे कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, 10 20 हो गए, 20 30 और 5 35, मतलब 35 अंकों के जो बढ़त है वो उस बच्चे को आसानी से मिल जाएगी जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल पढ़ा है। अभी सिर्फ हमने 3 ही सवाल सॉल्व करे हैं, और सवाल कितने आए हैं, 5। हम अब अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, जैसे मैंने आपको बताया, मैं दोबारा से आपको ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ज्योतिराव फूले। हमें ये जानना पड़ेगा भाई, ज्योतिराव जो फूले थे वो उनके जो काम थे, काम क्या थे उनके, समाज में सुधार करने के। और जो उन्होंने राइटिंग्स लिखी, जो किताबें लिखी, पुस्तकें लिखी, उनका जो उपेक्षित वर्ग था उसकी समस्याओं को छुआ है। अब जैसे भाई उन्होंने क्या क्या कार्य किए, ये हम अगले अपने सवालों के जवाब में ढूंढने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 किस तरीके से यूपीएससी ऑप्शनल से संबंधित है। भाई यूपीएससी ऑप्शनल में एक टॉपिक आता है समाज सुधार का। देखिए सामाजिक आंदोलन, बात हो रही है सामाजिक आंदोलन की, और धार्मिक सुधार की भी बात होती है जब हम धर्म और समाज पढ़ते हैं। देखिए धार्मिक समुदाय, धर्म और समाज की जब हम बात करते हैं, तो क्योंकि उपेक्षित समाज कहां से आएगा, या तो वो धर्म से संबंधित होगा, या जाति से संबंधित होगा, या लैंगिकता से संबंधित होगा। और ये तीनों ही मुद्दे, धर्म, जाति, लिंग, समानता, असमानता, पिछड़ा वर्ग, एससी वर्ग, एसटी वर्ग, ये कहां से संबंधित है, ये सारा का सारा समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी से संबंधित बना बैठा है। जिस बच्चे ने सोशियोलॉजी ऑप्शनल पढ़ लिया, सोचिए जीएस पेपर मैंने लाइव दिखा दिया आपको, मैंने सीधा सीधा दिखा दिया, कोई ये नहीं बताया मोटा मोटी कि इस पेपर में हेल्प करेगा, उस पेपर में हेल्प करेगा, पेपर 2 में हेल्प करेगा, पेपर 3 में हेल्प करेगा, नहीं। मैं सीधा सीधा सवाल उठा करके आपके सामने रख रहा हूं। आप खुद आकलन कीजिए अपने दिमाग में कि क्या ये सवाल हिस्ट्री से संबंधित है, क्या इकोनॉमिक्स से संबंधित है, क्या ज्योग्राफी से संबंधित है, क्या इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है, या आप ही के आसपास मौजूद उस समाज से संबंधित है जिसमें आपने जन्म लिया, पले बड़े, बाकी के अपने चीजें करी। तो हम इस सवाल के आंसर को टटोलने के लिए चलते हैं कि सवाल जो हमारा कहता है कि ज्योतिराव जो फूले थे, उनका जो समाज सुधार का काम था, उनका जो प्रयास था, और जो उनकी लेखनी थी, लेखनी मतलब जो उन्होंने पुस्तकें लिखी, वो उस काम ने समाज का जो उपेक्षित वर्ग था उसकी कैसे सहायता करी, या उसकी सहायता करी। ये सेंटेंस सही है भाई, मैं भी मानता हूं, यूपीएससी भी मानता है, आप भी मानते हैं, जो नहीं मानते हैं उनको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आयोग मानता है, ठीक है ना। तो ये लाइन तो सही है, लाइन में कोई दो राय नहीं, लेकिन इसकी पुष्टि कीजिए, समझाइए कैसे सही है।
सब कह रहे हैं सही है, मैं भी कह रहा हूं सही है, तो हम करते हैं सही। तो जो 19वीं सदी के एक महान समाज सुधारक थे, कौन थे? 19वीं सदी के एक महान समाज सुधारक थे, वो थे ज्योतिराव फूले। तो ये क्या कहते हैं, इनका मानना है कि सामाजिक संघर्ष केवल जातिगत भेदभाव तक सीमित नहीं है। जो सामाजिक संघर्ष है केवल जातिगत भेदभाव नहीं है, और भी चीजें, बल्कि उनके जो उन्होंने जो लिखा, उन्होंने जो पुस्तकें लिखी, उन्होंने जो प्रयास किए, उसके समाज के हर तबके के लिए आवाज उठाई, जो शक्ति, प्रतिष्ठा, संसाधनों से वंचित थे, है ना भाई। उपेक्षित वर्ग तो वही होगा ना जो शक्ति, जिसके पास ताकत नहीं होगी, प्रतिष्ठा नहीं होगी, सामाजिक संसाधन नहीं होंगे, है ना, उसके लिए उन्होंने कार्य किए। सामाजिक संघर्ष केवल जातिगत भेदभाव नहीं है, वरन शक्ति, प्रतिष्ठा और संसाधन। ठीक है ना, यानी कि उपेक्षित वर्ग केवल वो नहीं है जिसके साथ जातीय भेदभाव हो रहा है या धार्मिक भेदभाव हो रहा है, बल्कि वो भी है जिसके पास शक्ति की कमी है, प्रतिष्ठा नहीं है, संसाधनों की कमी है, गरीबी से लड़ रहा है, गरीब है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है ना, रोजगार नहीं है, भाई वो भी उपेक्षित वर्ग है। अगर हम उनके लिखे हुए कार्यों की बात करते हैं तो अलग अलग तरीके के जो उत्पीड़ित तबका था, उन तबकों की उन्होंने मदद करी, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो अतिशूद्र हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो अतिशूद्र, चाहे वो महिलाएं हो, गरीब हो, दिव्यांग हो। तो ये तबका भी उपेक्षित वर्ग कहा जाता है, ये बात कहते हैं ज्योतिराव फूले। अब देखिए, कभी ये मौका मिले इस लाइन को लिखने का तो ज्योतिराव फूले के ऐसे में भी आप लिख सकते हैं इस लाइन को कि भाई ज्योतिराव फूले ने यह बात कही है। अब देखिए, उनकी एक बुक थी बहुत फेमस, उनकी एक बुक थी गुलामगिरी। कब प्रकाशित होती है? वर्ष 1873 में। किसके लिए यह बुक थी? यह थी शूद्रों और अतिशूद्रों के लिए, यानी कि जातिगत उत्पीड़न के लिए। जातिगत उत्पीड़न पर आधारित थी। तो इसमें बात क्या करते हैं हमारे ज्योतिराव फूले? उन्होंने कहा कि ब्राह्मणवादी वर्चस्व की तीखी आलोचना करी उन्होंने इस किताब में। आप नाम जरूर याद रखिएगा कि किताब का नाम क्या है? गुलामगिरी। वर्ष 1873 में क्या लिखते हैं कि ब्राह्मणवादी वर्चस्व की तीखी आलोचना करी। तो आगे क्या लिखते हैं वो कि शूद्रों और अछूतों
को मानसिक और सामाजिक गुलामी से मुक्त होने का आह्वान किया। उन्होंने अपनी इस पुस्तक के द्वारा शूद्रों को और अछूतों को आगे बढ़ाया कि आप इनके खिलाफ हो जाइए। जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व है, आप ये जातिगत बेड़ियां तोड़ दीजिए। और जाति का जो पदानुक्रम की जो चुनौतियां देने के लिए उन्होंने एक 1873 में, वर्ष 1873 में ही सत्यशोधक समाज की स्थापना करी। ठीक है भाई, 1873 में ही वो गुलामगिरी लिखते हैं, जो लिखते हैं ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ। जो अछूत थे, शूद्र थे, उनको जगाने के लिए, है ना, उनको आह्वाहित किया और उनके लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं। और महिलाओं के लिए क्या कार्य करते हैं? लैंगिक असमानता की यदि हम बात करें तो लैंगिक असमानता में, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा कि भाई जातिगत के साथ साथ बाकी चीजें भी हैं जो व्यक्ति को उत्पीड़ित बना देती हैं। अब महिलाओं के लिए क्या कार्य करते हैं? महिलाओं के लिए फूले जो है, और ज्योतिराव फूले नहीं, सावित्री फूले ने भी यह बात माना कि महिलाओं का पिछड़ापन केवल और केवल एक चीज की वजह से है, वो है शिक्षा की कमी। अब उन्होंने महिलाओं के लिए विद्यालय ओपन करवाने की तकनीक अपनाएंगे, इसीलिए वर्ष 1848 में पुणे के अंदर लड़कियों के लिए पहला स्कूल प्रारंभ किया। वर्ष 1848 में महिलाओं के लिए कहां पर? पुणे में। पहला स्कूल खोला। किन्होंने खोला था? ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले ने। अब देखिए, वो उत्पीड़ित तबके के लिए क्या कर रहा है भाई? जातिगत भेदभाव के लिए गुलामगिरी उन्होंने स्टार्ट कर दी। गुलामगिरी की बुक उन्होंने लिखी, सत्यशोधक समाज की स्थापना कर दी 1873 में, है ना। महिलाओं के लिए भाई स्कूल खोल दिए, है ना। आगे हम देखते हैं तो क्या पाते हैं कि विधवा जो पुनर्विवाह था उसको समर्थन दिया। विधवा पुनर्विवाह को भाई समर्थन दिया उन्होंने, और साथ ही साथ भ्रूण हत्या और बाल विवाह पर भी बात करी। बाल विवाह पर रोक लगवाई। तो इन चीजों के लिए उन्हें आवाज उठाई। खेती हर मजदूर और किसानों के शोषण के लिए उन्होंने और भी काम किए। आगे देखते हैं हम कि किसानों के लिए
किसानों के लिए उन्होंने एक पुस्तक लिखी, शोतक यार्चा आसूड। तो शोतक यार्चा जो आसूड उन्होंने बुक लिखी, उन्होंने ब्रिटिश सरकार की जो कर नीति थी और साहूकार और जमींदारों के द्वारा जो किसानों से दोहरा शोषण किया जाता था, उसको बेहद संजीदगी से उन्होंने उजागर किया। तो और अगर मजदूर वर्ग के लिए हम देखें, किसानों के लिए भी कार्य किए और मजदूर वर्ग के लिए भी काम किए। ठीक है, मजदूर वर्ग के लिए क्या कहते हैं भाई, ज्योतिराव फूले और उनके सहयोगियों ने, उनके जो सहयोगी में थे नारायण मेघा जी, है ना, उन्होंने क्या करा, बॉम्बे की जो कपड़ा मिल थी उसके मजदूरों के अधिकार के लिए उन्होंने काम किए। जो भारत में आधुनिक श्रमिक आंदोलन, शुरुआती श्रमिक आंदोलन माना जाता है ना, श्रमिक आंदोलन की शुरुआत करी। तो ये चीजें हमारे ज्योतिराव फूले जी अपने लेखनों में करते हैं। यदि हम इन चीजों पे, हम इसके निष्कर्ष पर हम अगर कंपैरिजन करें, हम निष्कर्ष पर हम नजर डालें, तो ज्योतिराव जो फूले का दृष्टिकोण था वो समकालीन सुधारकों की तुलना में कहीं अधिक व्यापक था, क्योंकि कोई लड़ रहा था विधवा पुनर्विवाह के लिए, कोई लड़ रहा था सती प्रथा के लिए। लेकिन अगर ज्योतिराव फूले की हम बात करें तो उनका जो मिशन था वो काफी बड़े लेवल पे था, काफी ब्रॉड था, कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की, ज्यादा से ज्यादा पीड़ित वर्ग की मदद कर सके, उनकी सहायता कर सके। भाई जिसकी गूंज आगे चल के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के आंदोलन में भी साफ दिखाई देती है, क्योंकि भाई जो बी आर अम्बेडकर साहब थे वो इनको काफी, मतलब कि अपने नजरों में एक बेहतर व्यक्ति ये समझ सकते हैं, बेहतर व्यक्ति मानते थे, जिन्होंने समाज के लिए, जिन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया था। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि ज्योतिराव फूले जी ने हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए काम किए, उत्पीड़क वर्ग के लिए, दबे कुचलों के लिए, उससे रिलेटेड जो हमारा सवाल बनता है, जो बन रहा था कि ज्योतिराव फूले के समाज सुधार प्रयासों में, क्योंकि अब इन्होंने राइटिंग की भी बात की थी, इन्होंने लेखन की भी बात की थी, इसलिए हमने उसमें कुछ पुस्तकों के नाम भी लिखे, साथ ही साथ उनके प्रयास की बात की थी, इसने मजदूरों की भी बात करी हमने, किसानों की भी बात करी हमने, और उसी के साथ साथ महिलाओं की भी बात कर रहे हैं, जाति आधारित भेदभाव की बात कर रहे हैं हम, ब्राह्मणवाद के खिलाफ जाने की बात कर रहे हैं, है ना। और वरन वो खुद ही नहीं कर रहे हैं, और वो इतने बड़े मास लेवल पे कर रहे हैं चीजों को कि उस समय के, मेरे ख्याल से शायद ही कोई होगा एक कोई समाज सुधारक जो इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े मास लेवल पे चीजों को कर रहा हो महिलाओं के लिए। जिस समय लोग, आज के समय में सोचिए कि आज के समय में लोग बच्चियों को नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि भाई जो आप बहुत ज्यादा गरीब स्टेट्स हैं या बहुत ज्यादा गरीब शहर हैं या ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर आज भी देखेंगे ना, तो लड़के की पढ़ाई के लिए लड़की की पढ़ाई को कुर्बान कर दिया जाता है। ये कह दिया जाता है भाई बिटिया है, इसे तो पराए घर जाना है, भाई झाड़ू पोछा खाना ही तो बनाना, इसे लड़के को बाहर जाना है। पर ससुरा लड़का भी नहीं रहा होता है, वो खाली पैसा बर्बाद कर रहा होता है, क्योंकि माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, वो पूछ नहीं पाते कि ला भाई बेटा बता क्या करा स्कूल में, है वो खुद नहीं, बस अब बच्चा गया खेतों में आराम से घूम रहा है, बगियों में आराम से टहल रहा है, कभी ये फल तोड़ रहा है, कभी वो फल तोड़ रहा है। तो बच्चियों को आज भी जिस चीज पढ़ा शिक्षा के लिए रोका जा रहा है, वो व्यक्ति आज से कम 200 साल पहले लड़ रहा था कि भाई लड़कियों के लिए भी शिक्षा होनी चाहिए। आज हम भेज नहीं पा रहे हैं लड़कियों को स्कूल, और वो बंदा स्कूल खोल के बैठा हुआ था। अब सोचिए हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट या हमारा समाज किस चीज के लिए लड़ रहा है, भाई बच्चियों के लिए अलग से शौचालय होने चाहिए। सोचिए जो व्यक्ति 200 साल पहले तैयार कर चुका है कि भाई स्कूल खोलो लड़कियों के लिए, शिक्षा के लिए आगे बढ़ाओ उन्हें, हम शौचालय में ही अटके पड़े हैं कि भैया ठीक है खोलो शौचालय, है ना। तो सोचिए उस व्यक्ति की सोच का एक बार अंदाजा लगाइए कि किस लेवल पे वो बंदा सोच रहा होगा, ज्योतिराव फूले जी,
है ना। तो इस तरीके से जो हम देखते हैं कि हमारा 11वां क्वेश्चन भी सोशियोलॉजी के उस टॉपिक, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बन जाता है जो हमें हमारे समाज के उद्देश्य से प्रेरित, संबंधित रखता है। आगे हम अगर चलें तो हम आगे एक सवाल और है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए आप। आधुनिक समाज में, अब हम अगले सवाल पे आ चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 समझ आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, ये तीनों ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और आपको ये दिख भी गया होगा कि किस तरीके से सोशियोलॉजी ऑप्शनल का विद्यार्थी इन टॉपिक्स को बिना पढ़े, वो केवल अपने सोशियोलॉजी ऑप्शनल को पढ़ता और वो इन सवालों को आसानी से हल करके चला जाता, और बल्कि हल ही नहीं करता, एक आम बच्चे से ज्यादा समाजशास्त्रीय स्तरीकरण या समाजशास्त्रीय रूप से उसको सॉल्व करता, है ना, इतनी गहराई से उसको इन सवालों को सॉल्व करता। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 को कि आधुनिक समाज में जो हमारा प्रेजेंट टाइम है, इसमें आधुनिक समाज में क्या चीजें हैं कि स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ने के बावजूद, सवाल देखिए किस तरीके से गिरा रही है। अब आधुनिक समाज में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ने के बावजूद फास्ट फूड उद्योग बढ़ रहे हैं। आप केवल इतनी लाइन पे ध्यान दीजिए कि भाई स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं बढ़ रही हैं, ये बात हकीकत है, बीमारियां बढ़ रही हैं। हम इसमें कोई दो राय नहीं समझ सकते कि बीमारियां नहीं बढ़ रही, बीमारियां बढ़ रही हैं, जिसका काफी हद तक हम कारण मानते हैं फास्ट फूड उद्योग को, है ना। बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, उल्टा सीधा खा लिया, है, घर का छोड़ दिया, जो खाना था वो ही नहीं खाया, बाकी सब खा लिया। तो फास्ट फूड उद्योग फिर भी बढ़ रहे हैं। हम हकीकत जानते हैं, हम सच्चाई जानते हैं कि भाई बाहर का ऑयली फूड खाने से या जंक फूड खाने से मैं बीमार पड़ जाऊंगा, है ना, मेरा मोटापा बढ़ जाएगा, शुगर लेवल बढ़ जाएगा, हार्ट की डिसीज बढ़ जाएंगी, लंग्स खराब हो जाएंगे, ठीक है ना, स्टमक की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। लेकिन फिर भी फास्ट फूड उद्योग बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? भारतीय अनुभव से अपने उत्तर का उदाहरण देकर स्पष्ट करो। अब देखिए, इस सवाल को यदि आप गहराई से समझें तो ये, अगर ऊपर ऊपर से समझेंगे ना, तो आपको ये लगेगा कि ये जो सवाल है ये केवल इतना जानना चाहता है किसी स्वास्थ्य से संबंधित, भाई बीमारियों से संबंधित है, लेकिन नहीं, यहां पर सोशियोलॉजी का बच्चा इसको गिरा देगा। जो एक कॉमन बच्चा होगा वो केवल क्या लिख करके आ जाएगा, मैं रियलिटी बता दूं, एक आम बच्चा क्या लिखेगा, भाई ये बात हकीकत है, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं जिसका कारण फास्ट फूड उद्योग है, लेकिन वो लोगों की मजबूरी बन चुकी है, चटोरी जीभ के कारण, है ना, लोग मानते नहीं हैं और व्यवस्थाओं की कमी हो चुकी है, जल्दी खाना बन जाता है। इस तरीके की कहानियां जैसे तैसे उसको गिरा करके आने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो रियल फैक्ट है उसको नहीं लिखा जाएगा। जो क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन की डिमांड जानने के लिए इसकी गहराई में उतरना पड़ेगा, और गहराई में उतरने के लिए हमें आंसर को खंगालना पड़ेगा। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि किस तरीके से, एक बार मैं फिर से दिखा दूं कि किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 15 नंबर। हमने अभी तक 4 ही सवाल हैंडल करे हैं, ये चौथा सवाल है। अब देखिए 30 और 20 50, कितने अंक? 50 नंबर। कितने अंक मिल गए? 50 नंबर, केवल और केवल 4 क्वेश्चन से। आपने इससे कुछ नहीं रिलेटेड पढ़ा, आपने केवल पढ़ा सोशियोलॉजी ऑप्शनल से संबंधित चीजों को आपने पढ़ा। और एग्जाम कितने मार्क्स का है? 250 नंबर का।
एग्जाम 250 नंबर का, ठीक है, और सोशियोलॉजी ऑप्शनल के कितने क्वेश्चन मिल गए? 50 नंबर के। यानी कि एक जो बच्चा हिस्ट्री ऑप्शनल से पढ़ के गया होगा या ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ी होगी या PSIR ली होगी या बाकी कोई अन्य सब्जेक्ट लिए होंगे, मैं उन्हें गलत नहीं ठहरा रहा, इंटरेस्ट पे भी बात करते हैं, मैं उन्हें गलत नहीं ठहरा, लेकिन मैं मेन जो बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि सोशियोलॉजी जो ऑप्शनल है वो किस तरीके से केवल अपने ही पेपर में नहीं बाकी के पेपर में भी हेल्प कर रहा है। और ये बात मैं केवल वर्बली नहीं बता रहा, आपको क्वेश्चन पेपर से वो क्वेश्चन निकाल करके भी दिखा रहा हूं कि यदि आप एग्जाम में सोशियोलॉजी ऑप्शनल पढ़ करके जाएंगे, अपने ऑप्शनल को सोशियोलॉजी में चुनते हैं, तो GS पेपर 1 में किस तरीके से हेल्प करेगा। और ये केवल मैं आज ही नहीं दिखाऊंगा, एवरी मंडे महामैराथन चलेगा और उसमें हम हर एक साल के क्वेश्चनों को रिजॉल्व हम इसी तरीके से करेंगे कि हम क्वेश्चनों को लेंगे और देखेंगे हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल का बच्चा इसमें नहीं पढ़ा। अब देखिए GS 1 में आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ती, इंडियन सोसाइटी पढ़नी पड़ती। अब बर्डन कम करने के लिए क्या किया जाएगा भाई, वैसे ही इतना ब्रॉड सिलेबस है UPSC का, तो उसके बर्डन को कम करने के लिए क्या किया जाएगा भाई। वो देखा ना आपने महाभारत कि एक तीर छोड़ते हैं, आगे जाके जो है 8-10 तीर बन जाते हैं। तो कुछ हमें ऐसी ही रणनीति अपनानी होगी कि हम पढ़े तो एक सब्जेक्ट सोशियोलॉजी ऑप्शनल, और हमें हेल्प कहां कहां करके जा रहे हैं, इसमें सीधे सीधे आपको 50 नंबर मिल गए डायरेक्टली। इसमें अब आप बताएंगे कि वो जो क्वेश्चन हमने करे, क्वेश्चन नंबर जो हमने 8 करा, क्या वो हिस्ट्री से रिलेटेड है? आप एक बार दोबारा पढ़िए, ये आप कह सकते हैं कि ये हिस्ट्री से रिलेटेड है? क्या ज्योग्राफी से रिलेटेड है? इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है? सीधा सीधा इंडियन सोसाइटी यानी कि समाज से रिलेटेड है, जो समाज की व्यवस्था है उससे रिलेटेड है, जिसे हम पढ़ते हैं समाज शास्त्र में। क्या क्वेश्चन नंबर 11 रिलेटेड है इतिहास से? भाई व्यक्ति इतिहास का जरूर है, लेकिन क्वेश्चन का जो परिप्रेक्ष्य है, क्वेश्चन का जो पर्पस है जानने का, वो क्या है? वो ये जानना चाहता है भाई इनके जो प्रयास है, जो उन्होंने समाज में परिवर्तन लाने के काम किए, वो इन्होंने अपनी राइटिंग के जरिए कैसे दिखाए और अपने काम क्या क्या किए। वो ये चीज, वो ज्योतिराव फूले की जीवनी नहीं जानना चाहता, बिल्कुल भी नहीं, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस बात में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं, वैश्वीकरण इकोनॉमिकल वर्ड जरूर हो सकता है, लेकिन इसका संबंध कहां जोड़ा है? उपभोक्ता संस्कृतिकरण से। संस्कृति सोसाइटी का हिस्सा है कि भाई अब हम एक ऐसी संस्कृति का निर्माण कर चुके हैं जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा चीजें हम खरीदे जा रहे हैं। किस लिए? सोशल स्टेटस को कायम करने के लिए। आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि पहले कभी आप अपने दादाजी से या अपने परदादाजी से, वैसे परदादाजी तो नहीं होंगे, अपने दादाजी से या अपनी दादी जी से कंफर्म कर सकते हैं, जब पहले कभी शादियां हुआ करती थी तो उसमें सोशल स्टेटस नहीं दिखाया जाता था। उसमें क्या होता था, आराम से जमीन पे बैठ के खाया करते थे, जमीन पे लाइन से बैठ जाया करते थे, जो पल्ली हुआ करती थी या दरियां हुआ करती थी वो बिछाई जाती थी, कम चौड़ी हुआ करती थी, लगभग इतनी तो लंबी लंबी हुआ करती थी, और पत्ते के पत्तलों में खाना सर्व किया जाता था, और साथ ही साथ ज्यादा सब्जियां नहीं होती थी, मुश्किल से मुश्किल 2 सब्जी, एक कोई भी आलू की सब्जी बना दी गई और कोई भी एक कद्दू की या पेठे की सब्जी बना दी गई, बड़ी बड़ी पूड़ियां बना दी गई, मिठाई बना दी गई, दैट्स इट। यही चीजें चला करती थी। लेकिन अगर आप आज के किसी शादी में पहुंचो, 4 किस्म की तो सब्जियां मिल जाएंगी, 3 किस्म के चावल मिल जाएंगे, 8 किस्म की रोटियां मिल जाएंगी, पूड़ियां मिल जाएंगी। उसमें भी आदमी अपना सोशल स्टेटस दिखाने के लिए पार्किंग में खड़ा हुआ पैक चटका रहा होगा, दारू पी रहा होगा, किस लिए? सोशल स्टेटस दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम जो सोसाइटी में रहते हैं वो सोसाइटी ऐसी है। केवल समाज में दिखावे के लिए सिगरेट फूंक रहा होगा, है ना। और वही खाना पूरी तरीके से आप भी समझ सकते हैं, काफी हद तक वो खाना, वो फूड इतना वेस्ट हो जाता है कि वो किसी के मुंह में भी नहीं लग पाता।
तो हम ऐसी ही संस्कृति का निर्माण कर चुके हैं कि नहीं, कि भाई हम अपना सोशल स्टेटस दिखाने के लिए भाई ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, हल कुछ नहीं निकल रहा है। हमने अपने सोशल स्टेटस को दिखाने के लिए, सोशल सिंबल को दिखाने के लिए दहेज प्रथा को स्टार्ट कर दिया। भाई अगर किसी बहन की या किसी बिटिया की शादी हो रही है, अरे फलाने तो मोटरसाइकिल दी थी, हम कार देंगे, फलाने तो ये वाली कार दी थी, हम दूसरी वाली कार देंगे। किस लिए? कि हम अपने केवल और केवल सोशल सिंबल को ही दिखाना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हो चाहे 8 हो चाहे वो 11 हो, सीधे सीधे हमारे समाज शास्त्र के ऑप्शनल सब्जेक्ट से जुड़े हुए मिल जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर हम अगर 18 को भी देखते हैं तो वो भी हमारा सोसाइटी से रिलेटेड है। आप अभी भी इस भ्रम में मत रहिएगा कि ये बीमारी से रिलेटेड है। बीमारी से तो ये ऊपर ऊपर से रिलेटेड है, नीचे इसके कुछ और है। नीचे क्या है? नीचे देखिए, आधुनिक समाज में जो स्वास्थ्य से बड़ी चिंताएं हैं, किस चीज से स्वास्थ्य से बड़ी हुई चिंताएं हैंगी? जो इंसान फास्ट फूड खा रहा है, ज्यादा से ज्यादा जंक फूड खा रहा है, बाहरी खाना खा रहा है, तला हुआ खा रहा है, ब्रेड खा रहा है, बन खा रहा है, बर्गर खा रहा है, KFC जा रहा है, पिज्जा डोमिनोज जा रहा है, पिज्जा हट जा रहा है ना। वो आती ना 2 मिनट में इंस्टेंट मैगी, हद्दे यार, 2 मिनट में फटाफट मैगी बनाओ, लेकिन उसके हार्मफुल, उसके जो नुकसान है वो ऐसा बताइए कौन है जो नहीं जानता? क्या आप मैगी पे जीवित रह सकते हैं? आप चले जाइए गुड़गांव, चले जाइए, आप नोएडा चले जाइए, आधे से ज्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर मैगी ही खा रहा होता है। पता नहीं क्या करेगा इतनी मैगी खा करके। और ये लगा लो, कोई ऐसा भी नहीं कि सस्ती मिल रही हो, पैकेट होगा 10 रुपए का, बिक्री होगी 50 रुपए की, है ना। तो जो फास्ट फूड उद्योग फिर भी बढ़ रहा है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जंक फूड खाने से हमें कई बीमारियां लग जाएंगी, लेकिन क्यों है मजबूर आदमी खाने के लिए? उसकी मजबूरी ये है कि आधुनिक समाज में ये बहुत बड़ा विरोधाभास हो चुका है कि एक तरफा जो लोग हैं स्वास्थ्य, फिटनेस, जैविक खादों के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं। आप आसानी से देख सकते होंगे भाई, लोग लगे पड़े हैं एक्सरसाइज करने में, जिम जाते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, और इवन ये लगा लीजिए कई बार तो किचन गार्डन भी बनाया जाता है। जी, ये खीरे की खेती हमने अपने किचन गार्डन में करी है ना, ये टमाटर हमने अपने किचन गार्डन में उगाए हैं। शाम को मिल रहे होंगे वो डोमिनोज के अंदर, कोस्टा कॉफी के अंदर चाय की या कॉफी की चुस्कियां लेते हुए नजर आ रहे होंगे, है ना। और दूसरी तरफ एक दूसरा तबका है जो फास्ट फूड उद्योग है, उसका अभूतपूर्व दर से बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है ना। भारतीय समाज में यह विरोधाभास तेजी से बदलते सामाजिक ढांचे और जीवन शैली का परिणाम है। जिस तरीके से तेजी से हमारा सामाजिक आर्थिक ढांचा बदल रहा है, हमारे जीवन जीने का तरीका बदल रहा है, उस तरीके से जो फास्ट फूड है हमारे लाइफ स्टाइल में एक अहम भूमिका बना चुका है। जिसका जो महत्वपूर्ण कारण क्या है भाई? समाज का बदलता हुआ ढांचा। हम अब चल रहे हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 की ओर। तो ये जो फास्ट फूड है, ये बदलता हुआ जो हमारा, बदलती हुई हमारी जो जीवन शैली है, बदलती हुई जीवन शैली का परिणाम है ये फास्ट फूड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि देखिए, मुंबई से, कलकत्ता से, सॉरी माफी चाहूंगा, मुंबई, कलकत्ता जैसे बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे शहर से लोग उठ करके जाते हैं, पढ़ाई करके, लिखाई करके, है ना, अच्छे खासे नंबर लेकर के। कोई इकोनॉमिक्स में PhD कर रहा है, कोई
ज्योग्राफी में कर रहा है, कोई किसी में कर रहा है, कोई किसी में कर रहा है। तो ये सभी चीजें करके जब वो कॉर्पोरेट सेक्टर की ओर बढ़ते हैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या देखते हैं कि सबसे बड़ी समय की कमी, सबसे ज्यादा समय की कमी, कि भाई शाम को 8 बजे मीटिंग है, सुबह 6 बजे ऑफिस जाना है, ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, ढिकना करना है, सैटरडे संडे पार्टी भी करनी है। ठीक है ना। तो आधुनिक कामकाज की संस्कृति ने क्या करा है कि जो पारंपरिक रूप से जो घर का खाना है उसको कम कर दिया है। ठीक है ना भाई, क्या कर दिया है आधुनिक कामकाज की संस्कृति ने, तो ये चीजें कर दी। इसके सबसे बड़ी वजह क्या बनी है भाई, ऐसा क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर, ऐसा क्या हो रहा है हमारे समाज के अंदर जिससे कि लोगों के पास अब इतना बिल्कुल भी समय नहीं बचा है कि वो अपने लिए घर का खाना बना सके। सबसे बड़ा रीजन है एकल परिवार। बढ़ता शहरीकरण और शहरीकरण में जाते हुए एकल परिवार। तो ये सबसे एक अहम कारणों में से कि महानगरों में जो अकेले प्रवासी रहते हैं, प्रवासी केवल वो नहीं होते हैं जो भारत या देश से बाहर जाके रहते हैं। यदि कोई यूपी से दिल्ली ट्रांसफर, दिल्ली शिफ्ट हो गया, या कोई गुजरात से कैलकाटा शिफ्ट हो गया, कोई कैलकाटा से महाराष्ट्र शिफ्ट हो गया, कोई महाराष्ट्र से बेंगलोर शिफ्ट हो गया, तो ये क्या हो रहा है, ये प्रवासी हैं। जब प्रवासी लोग जाते हैं तो वो अकेले पहुंचते हैं, जो है ना, अकेले पहुंचते हैं तो क्या हो रहा होता है चीजें, जब अकेले पहुंचते तो उनके पास खाना बनाने का समय बिल्कुल भी नहीं होता है। इवन ये लगा लीजिए, कई तो अपने कपड़े भी धोने के लिए धोबी को दे देंगे, घर में काम वाली बाई लगा लेंगे, खाना बनाने के लिए कोई लगा लेगा तो लगा ले, नहीं तो मुश्किल ही कोई लगाता है, बाहर से ही खाना चल रहा होता है। ये लगा लीजिए कि घर में खाना ना बनाने से बाहर एक पराठा खा लेंगे 150 रुपए का, 200 रुपए का, 300 रुपए का एक वो भी पराठा, ये लगा लीजिए सब्जी के साथ नहीं खाएंगे, क्या चल रहा होगा, चटनी या अचार के साथ। तो न्यूट्रिशन वैल्यू कहां से मिलेगी। तो महानगरों में जो अकेले रहने वाले प्रवासी हैं और कामकाजी जो दंपति हैं, वो फास्ट फूड या रेडी टू ईट जो तुरंत बन जाए, बस फटाफट बन जाए, इंस्टेंट बन जाए, इस तरीके के भोजन पर खाने को वो मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि नोट कमाने हैं, पैसा कमाना है, दौलत कमानी है, पता नहीं कहां लेकर के जाना है, इतना सब। पहले क्या होता था, पहले होते थे संयुक्त परिवार। पहले कैसे परिवार होते थे, पहले होते थे संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार से शिफ्ट हो जाते हैं हम एकल परिवार की ओर। अब पहले जो संयुक्त परिवार होते थे, ये क्या करते थे कि भाई अगर मम्मी जी खाली बैठी है तो मम्मी जी ने खाना बना लिया, बहन खाली बैठी है तो बहन ने खाना बना लिया, ताई जी बैठी हैं तो ताई जी ने बना लिया, है ना, चाची जी बैठी हैं, चाची, मतलब कि परिवार की और भी महिलाएं हुआ करती थी, और भाई किसी को टाइम नहीं मिला या किसी की तबीयत खराब है तो दूसरा उसके सपोर्ट में आके खड़ा हो जाता था। ठीक है। और अब एकल परिवार में क्या होता है, पति, पत्नी
पति पत्नी और बच्चे होते हैं। इवन ये लगा लीजिए कई परिवार तो ऐसे होते हैं, कई जोड़े हुए ऐसे भी होते हैं जो बच्चे को डे बोर्डिंग में भेज देते हैं। बच्चा वहीं पूरे दिन भर रहता है, माता पिता से बिल्कुल दूरी बनी रहती है। हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों काम जॉब कर रहे होंगे या ऑफिस वर्क कर रहे होंगे। मैं ऑफिस वर्क करने के खिलाफ नहीं कह रहा, मैं क्वेश्चन का जो तात्पर्य है वो ये कह रहा है कि भैया अपने पारिवारिक हिस्से पे भी तो ध्यान दो, ठीक है ना। तो जो एकल परिवार बने, भाई अब ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ जो है वो वर्किंग है, वो वर्किंग है। जब वर्किंग है तो भाई अब खाना कौन बनाएगा? कभी टाइम मिल गया तो बना लिया, नहीं मिल गया तो बाहर से ही चल रहा है। चलो आज बाहर से मंगवा लेते हैं, बाहर से ही खा लेंगे, चलो आज बाहर चल लेते हैं, बाहर ही खा लेंगे, है ना। तो इस तरीके की चीजें हमारे जो संयुक्त परिवार से जो एकल परिवार की तरफ हम शिफ्ट हो रहे हैं। गांव में शादी हो गई, भाई पति पत्नी बच्चे लेकर के शहर की तरफ आ गए, शहर में आ गए तो अब खाना बनाने का टाइम नहीं है। पहले गांव में जब थे तो अम्मा बना लेती थी, बुआ बना लेती थी, चाची ताई दादी नानी कोई ना कोई बना जरूर लेता था। और दूसरा तथ्य क्या होता है कि जिस तरीके से आक्रामक विपणन हो रहा है, ग्लैमराइजेशन हो रहा है हमारे समाज में, खाद्य कंपनियों के द्वारा जो बच्चों और युवाओं को लक्षित किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे विज्ञापन दिखाए जाते हैं कि बच्चे उस चीज से आकर्षित हो। मतलब टोटली फोकस जो होगा वो किसी तरीके से खाने पर नहीं होगा, उसको ग्लैमराइज करने पर होगा। किस चीज पर होगा? टोटली ग्लैमराइजेशन पे। जो खाने की कंपनियां, जो खाद्य वस्तुएं होंगी, खाद्य सामग्री का ग्लैमराइजेशन हो जाएगा। और विज्ञापन किस तरीके से दिए जाते हैं? आक्रामक विज्ञापन। 30 मिनट में पिज्जा फ्री, 30 मिनट में अगर नहीं पहुंचा तो पिज्जा फ्री। अब बस अब व्यक्ति लग गया उस पिज्जा को, फ्री के पिज्जा को खाने के लिए। अब मैं किसी ब्रांड को बुरा नहीं कह रहा, नॉनवेज को या किसी भी फूड प्रोडक्ट को इस तरीके से दिखाया जाएगा कि बस वाह क्या स्वाद है, लेकिन यह नहीं पूछा जाएगा कि भाई ये वेस्ट कब हो जाएगा, ये शरीर में हार्मफुल किस तरीके से होगा, ये शरीर में नुकसान किस तरीके से देगा। इस बारे में कोई चर्चा नहीं होगी, है ना। भाई फूड आउटलेट्स खोले जाएंगे कि तुरंत आपको बस खाना मिलेगा, आप बस तुरंत अपनी गाड़ी से, बस से या कार से, बाइक से तुरंत उतरिए, तुरंत जाइए कैश काउंटर, मुझे फलानी चीज चाहिए, मुझे बर्गर चाहिए या चिकन चाहिए या पिज्जा चाहिए, तुरंत आपको मिल जाएगा और आप लेकर के आ जाएंगे। इवन ये लगा लीजिए लोगों ने खाना ना बनाने के समय के अभाव में मार्केट में बनी बनाई पनीर, बनी बनाई दाल मखनी, इंस्टेंट दाल मखनी, इंस्टेंट गुलाब जामुन, ये चीजें मार्केट में आ चुकी हैं। और इतना ये लगा लीजिए जो फास्ट फूड आउटलेट्स हैं उनको केवल भोजन का स्थान ही नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल बना दिया जाता है, सामाजिक मेलजोल की जगह बना दी जाती है। आप देखेंगे कहीं लड़का लड़की अगर एक दूसरे को विवाह के लिए अगर देखने जाते हैं तो भाई घर में नहीं देख रहे हैं, घर में खाना नहीं तैयार हो रहा, देखने के लिए कहां दिखाया जा रहा है? मैकडोनाल्ड में दिखाएंगे, पिज्जा हट में दिखाएंगे या किसी और फास्ट फूड रेस्टोरेंट में दिखाएंगे। अब जब दिखाओगे तो वहां पर आप कुछ ऑर्डर भी करोगे। अब तो ये लगा लीजिए जो शादी पार्टीज जो हो रही हैं, जो शादियां हो रही, क्षमा चाहूंगा शादियां कह रहा हूं मैं, जो छोटे छोटे फंक्शन होते हैं ना, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करना या फिर हम ये कोई सालगिरह ऑर्गेनाइज करना, तो इसके लिए क्या करा जा रहा है, इन छोटे छोटे रेस्टोरेंटों ने, जो फास्ट फूड के रेस्टोरेंट है, इन्होंने अपने हॉल्स बना लिए हैं। अब हॉल्स के अंदर बच्चों के लिए बैलून्स वगैरह लगाए जा रहे हैं। उनको किस लिए?
ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। और अगला क्या होता है, अगला क्या होता है कि जो आर्थिक सामर्थ्य है, ग्लैमराइजेशन, इन उद्योगों ने भारतीय बाजारों में, बाजारों के अनुसार खुद को ढाल लिया। तंदूरी पिज्जा, तंदूरी समोसा। अब कल्पना कीजिए कहां से आया पिज्जा? इटली से। इटली में तंदूर यूज हो रहा था क्या? वहां तो अवन यूज हो रहा था, भट्टियां यूज हो रही थी, उसमें प्रॉपर ब्रेड पक के आता था, लेकिन तंदूरी पिज्जा, है ना। अब इन्होंने भारतीय नामों में ढाल लिया, जैसे भाई समोसा, पिज्जा समोसा, है ना, पिज्जा बर्गर। तो इस तरीके की चीजें उन्होंने अपनी ढाल ली हैं। और इसी के साथ साथ ही जो पॉकेट फ्रेंडली सस्ता फूड भी इस तरीके से वो प्रोवाइड करने लगे सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, की जो हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हमारे कॉलेज के छात्र छात्राएं होती हैं, कॉलेजों के बाहर इस तरीके से लगा लिए उन्होंने अपने स्टॉल्स, अपनी शॉप्स ओपन कर दी, रेलवे स्टेशनों पे लगा लिए। तो बच्चा जैसे स्कूल से निकला, जैसे ही विद्यालय से निकला, वो तुरंत कहां पहुंचेगा? मैकडोनाल्ड। तो सीधा का सीधा वो उस फास्ट फूड की शॉप पर पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि वो अपना एक सोशल स्टेटस दिखाता जा रहा है ना, वो एक सोशल सिंबल दिखाता जा रहा है। अगला क्या है भाई? फूड डिलीवरी एप्स। जोमाटो हो गया, स्विगी हो गई। अब ये आपका 10 मिनट में खाना आपके घर पे, 5 मिनट में खाना आपके घर पे। अब ये लगा लीजिए, इवन जो जोमाटो, स्विगी, ब्लिंकिट जैसी जो एप्लीकेशंस हैं, ये 10-10, 20-20 मिनट में आपके घर या ऑफिस तक इस जंक फूड की डिलीवरी तक करवा देती हैं। आप आराम से बैठे हुए हैं एक आरामदायक कुर्सी पर, अपना फोन निकालते हैं और जोमाटो, स्विगी या ब्लिंकिट जैसी एप्लीकेशन पे जाते हैं और आप स्क्रॉल करते हैं। आपको कितना आराम मिल गया कि आप एक ही जगह पे बैठ करके ये सभी फूड चूज कर सकते हैं, इनका चुनाव कर सकते हैं, और चुनाव करने के बाद आपकी जगह पर बैठे बैठे आ जाएगा, आपको बाहर भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आपके ऑफिस में 1 बजे लंच होने वाला है, आपने 12:30 पे ही ऑर्डर कर दिया या 12 बजे ही ऑर्डर कर दिया, 12:30, और ऑफिस के जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं या सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको फोन कर दिया कि भाई मेरा फूड आएगा, वो आप रख लेना। तो इस तरीके से जो फास्ट फूड है ये कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं भाई? जोमाटो हो गई, जोमाटो हो गई, स्विगी हो गई, ब्लिंकिट हो गई, इन जैसी कंपनियां 10 से 20 मिनट में खाना पहुंचाने का कार्य करती हैं। और साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि व्यक्ति की उंगली की नोक पर एक तरीके से मान सकते हैं खाना रखा होता है, जो इंसानी आलस्य से भरपूर होता है। क्योंकि आपने इतनी जद्दोजहद नहीं करी, आपने इतनी मेहनत नहीं करना चाहते कि आप किचन में जाएं। क्योंकि जब फूड ऑर्डर किया जाता है, ये केवल ऑफिस में बैठकर नहीं किया जा रहा होता, ये घर के बेडरूम में भी बैठ करके किया जा रहा होता है, पार्क में भी बैठ करके किया जा रहा होता है। आप इतना आलस से भरे पड़े कि आप किचन में जाकर के अपने घर का खाना नहीं बना सकते। यह था हमारा सामाजिक दृष्टिकोण। अगर हम समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से इस चीज को देखते हैं,
अगर हम इस चीज को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखते हैं तो जो एक व्यक्ति थे जॉर्ज रिटर्स, क्या नाम है उनका? जॉर्ज रिटर्स। ये क्या कहते हैं भाई? ये कहते हैं कि आधुनिक सामाजिक जो कुशलता है वो मोटापे से ग्रस्त हो चुकी है। ठीक है ना? जो मैकडोनाल्डीकरण है, मैकडोनाल्डीकरण जो है भाई क्या हो चुका है कि लोग अपना मोटापा, डायबिटीज, इन सभी चीजों के चलते खाना ऑर्डर करते हैं। तो ये सभी चीजें हमारी सोसाइटी के अंदर चल रही हो, जो आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार से उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रही होती है। जो तेज रफ्तार से उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रही होती है। तो ये सभी प्रभाव हमारे समाज में पड़ रहे होते हैं। एकल परिवार होने के नाते एकल परिवार या समय के अभाव में फास्ट फूड खाने के लिए मजबूर होते हैं। भाई अगर संयुक्त परिवार में रह रहे होते तो संयुक्त परिवार में इस तरीके की समस्याएं कम पनपती हैं या बिल्कुल भी नहीं पनपती हैं। यदि हम निष्कर्ष की तरफ चले इस क्वेश्चन के, तो फास्ट फूड उद्योग की ये जो वृद्धि है, ये जो तेजी है आधुनिक समाज में, केवल जागरूकता व्यवहार बदलने के लिए ही काफी नहीं है, जबकि स्वस्थ भोजन के विकल्प भी उतने ही सुलभ और सस्ते और त्वरित ना हो। सरकार जो है भाई हमारी ईट राइट इंडिया जैसी पहल इस दिशा में जागरूकता और व्यवहारिक बदलाव के बीच की खाई को पाटने का एक सही प्रयास कर रही है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी के अंदर जो भोजन की चीजें हैं, जो भोजन के पदार्थ हैं, वो हमारे समाज में बदलते जा रहे हैं। उनका रहन सहन, उनका खाने का तरीका बदलता जा रहा है और ऐसे फास्ट फूड खाने को लेकर के अनेकों बीमारियां साथ लगी रहती हैं, जैसे हार्ट डिजीज हो गई है ना, हमारे डायबिटीज हो गई, शुगर हो गया। तो इस तरीके से हम अच्छी तरीके से जानते होते हैं कि इस तरीके की बीमारियां हमें लग सकती हैं, फिर भी हम इस तरीके के खाने को खा रहे होते हैं, उसका हम सेवन कर रहे होते हैं। इस तरीके से हम देख पाते हैं कि जो हमारे जो 4 क्वेश्चंस हैं, हमारे 4 क्वेश्चन जो
हमारे समाप्त होते हैं, मैं आपको एक चीज और बता दूं, यदि आप क्वेश्चन नंबर 20 पे भी एक छोटी सी निगाह दौड़ाएं, क्या भारत में जनजाति विकास दो धुरियों विस्थापन और पुनर्वास के इर्द गिर्द केंद्रित है? क्या कह रहा है कि जनजाति विकास जो है दो धुरियों विस्थापन और पुनर्वास, दो कौन सी धुरियां? विस्थापन, अपने स्थान से विस्थापित होकर दूसरे स्थान पे जाना, और पुनर्वास के इर्द गिर्द केंद्रित है जनजातियों का विकास। अब देखिए 20वां क्वेश्चन भी सोसाइटी से रिलेटेड है, यानी कि समाज शास्त्र से रिलेटेड है। यदि आप नजर दौड़ाएंगे समाज शास्त्र के सिलेबस पे तो आप देखेंगे जनजातीय समुदाय आपके सामने है, कोई छुपी हुई चीज तो है नहीं। जनजातीय समुदाय सिलेबस है ऑप्शनल पेपर का, और क्वेश्चन कहां से निकल रहे हैं? जीएस पेपर 1 से। तो आज का जो लेक्चर है ये टोटली और पूरी तरीके से इस बात पर निर्भर था, इस बात पर आधारित था कि कैसे यदि हम सिर्फ सोशियोलॉजी ऑप्शनल पढ़ें तो बाकी के एग्जाम्स में भी ये हमें भरपूर हेल्प करता है। और ये बात मैंने केवल आपको बोलकर नहीं समझाई, मैंने आपको प्रूफ करके दिखाई और दिखाने का प्रयास किया। अब इस हफ्ते इस मंडे महामैराथन में हमने जीएस पेपर 1 के क्वेश्चंस में देखे। अब आगे जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीक हम किसी और पेपर को टच करते हुए निकलेंगे, किसी और पेपर पे अपना व्यक्तित्व, अपना नॉलेज को गेन करेंगे कि किस तरीके से हमें हमारे जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल का जो सब्जेक्ट है, जो ये टॉपिक है, ये कैसे हमें जोड़ता है बाकी के सिलेबस से। अब आप खुद सोचिए, आपने जो अभी 5 क्वेश्चन किए वो किस सब्जेक्ट से संबंधित थे? क्या यदि आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल पढ़ेंगे और इस ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनते हैं तो क्या ये आपके एग्जाम में बढ़त नहीं बना देता? बाकी के बच्चों से ज्यादा आपको पुश नहीं करता कि भाई आप उनसे ज्यादा गेन करें? क्योंकि एक तो आपको इंडियन सोसाइटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप पढ़ते भी हैं अच्छी बात है, अगर पढ़ते हैं तो उस इंडियन सोसाइटी को आपने सोशियोलॉजी ऑप्शनल में भी पढ़ा और इंडियन सोसाइटी में भी पढ़ा। अब भाई जो सिर्फ इंडियन सोसाइटी पढ़ के गया बच्चा, वो समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से नहीं सोच सकता, वो सोशियोलॉजिकल मेथडों से नहीं सोच सकता चीजों को। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हमें मिलता है जो इस तरीके से कंफ्यूज कर देता है और यह कहता है कि आपको घुमा रहा है बीमारी के इर्द गिर्द, फास्ट फूड के इर्द गिर्द, और इसका तथ्य कहां पहुंच रहा है? एकल परिवार पर। और आप देखेंगे कि जो परिवार है, एकल परिवार भी नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत सोशियोलॉजी ऑप्शनल का ही हिस्सा है। आप खुद देख सकते हैं नातेदारी व्यवस्था, वंश, परिवार, विवाह, पितृसत्ता। अब जो परिवार वाला ऑप्शन है, इसमें आप आगे जाके पढ़ेंगे, जब मैं आपको ये परिवार पढ़ाऊंगा, नातेदारी व्यवस्था पढ़ाऊंगा, तो इसमें आप पढ़ेंगे कि भाई कितने तरीके के परिवार होते हैं, परिवार का हमारे जीवन में क्या योगदान है, हमें किस तरीके से परिवार के सदस्य मदद करते हैं, हमारा समाजीकरण करने में किस तरीके से मदद करते हैं, और साथ ही साथ हमारे मस्तिष्क को विकसित होने में किस तरीके से हेल्प करते हैं। और आप इसी हिस्से को जोड़ते हैं जीएस पेपर 1 से। जब जीएस पेपर 1 के बाकी के क्वेश्चनों से आप जोड़ते हैं तो आप देख पाते हैं कि भाई किस तरीके से यूपीएससी ने आपको उलझाने के लिए, आपको फंसाने के लिए इस तरीके का प्रपंच रचा, शब्दों का मायाजाल बनाया यूपीएससी ने। क्योंकि वो सीधा सीधा सवाल नहीं पूछता, उसका माइंडसेट है कि भाई साहब मैं लिख के तो कुछ और दूंगा, अर्थ कुछ और निकलेगा, लिखना कुछ और पड़ेगा, ये उसका माइंडसेट है। इसीलिए अपने आप में एक आयोग है, वो अपने आप में बहुत बड़ा आयोग है कि इसीलिए यूपीएससी है। क्यों फेल हो जाते हैं लोग अपने मेंस के एग्जाम में? सबसे ज्यादा यही रीजन पाए जाते हैं कि भाई इस तरीके से वो क्वेश्चनों को गढ़ता है, इस तरीके से क्वेश्चनों की रचना करता है कि अच्छे
जो अच्छे से भी पढ़े होते हैं वो भी चकरा जाते हैं। अब सोचिए, यदि आपके पास ज्योग्राफी ऑप्शनल होता, पीएसआरआई ऑप्शनल होता, एंथ्रोपोलॉजी होता, तो क्या इस तरीके के सवालों को हल कर पाते? भाई हल तो होते एक कॉमन फैक्टर से और एक समाजशास्त्रीय मेथड से। अब मैं कहूं इतिहास के मेथड से कर दो, हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। कह दो ज्योग्राफी के मेथड से कर दो, नहीं हो पाएंगे। आप चलिए ठीक है, पॉलिटिकल मतलब राज व्यवस्था के नजरिए से सोचिए, उस तरीके से कर दीजिए। इकोनॉमिक्स के नजरिए से कर दीजिए। भाई इकोनॉमिक्स के नजरिए से तो फास्ट फूड आपको प्रॉफिट की चेन नजर आएगी ना, प्रॉफिट ही प्रॉफिट नजर आएगा। लेकिन एग्जामिनर ने किस तरीके से प्रॉफिट को कमजोर करते हुए परिवार के साथ जोड़ करके रख दिया, आप खुद सोचिए। और उसने भी किस तरीके से पूछा एग्जामिनर ने कि भारतीय अनुभव से अपने उत्तर का उदाहरण देकर के बताइए कि भाई किस तरीके से फास्ट फूड जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। तो इसी के साथ हमारा जो ये आज का लेक्चर है, हम यहीं पर ही धीरे धीरे हम क्लोज करते हैं। और आज के मैराथन से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपके माइंड में या बाद में जब आप इसको रिवाइज करें, जब आप इसको पढ़ें, किसी तरीके के कोई सवाल आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस लेक्चर की पीडीएफ लेने के लिए आप आसानी से टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको अपना एक गृह कार्य भी दे ही देते हैं, जो घर के लिए आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा। हमने तो यहां पर लिखा, आप एक बार इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपने घर पर कीजिएगा। जो भी हमने समाजशास्त्र में पढ़ा, जो भी हमने सोशियोलॉजी में पढ़ा, उन सभी के उदाहरण सहित आपको आंसर इन 4-5 क्वेश्चनों के आराम से दे सकेंगे, आपको बिना किसी समस्या के। जबकि देखिए, आपने चाहे इंडियन सोसाइटी पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, यदि आप ऑप्शनल को देखेंगे तो आप इंडियन सोसाइटी के हर हिस्से को पढ़ रहे होंगे। देखिए, भारतीय समाज क्या कह रहा है एग्जामिनर कि भारतीय समाज संरचना और परिवर्तन, समाज की संरचना और उसमें होने वाले बदलाव किस तरीके से है। भारतीय समाज का परिचय है ना भाई, जिसमें वो बताता जा रहा है हाथ के हाथ कि जाति व्यवस्था की बात कर रहा है। अभी जाति व्यवस्था से रिलेटेड, जैसे हमारे आंसर में हमने ज्योतिराव फूले से हमने जोड़ा था, जाति व्यवस्था से। ग्रामीण कृषक किसानों से भी हमने ज्योतिराव फूले जी के आंसर को जोड़ा था। 20वां जो क्वेश्चन था वो जनजातीय समुदाय से है, ठीक है ना, देख सकते हैं आप चाहें तो। जो 20वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, भारतीय समाज में जनजाति विकास, जनजातीय समुदाय। जब समुदाय की बात करेंगे तो इसकी प्रोग्रेस की भी हम बात करेंगे, ठीक है ना। नातेदारी व्यवस्था, अभी हमने परिवार की बात की थी भाई, नातेदारी व्यवस्था में हम परिवार की बात करते हैं। और वहीं पर ही हम 8वें क्वेश्चन में औद्योगिकीकरण और शहरीकरण की बात कर रहे होते हैं। तो किस लिए, जब हमें सोशियोलॉजी ऑप्शनल इतनी हेल्प कर देता है कि हम बाकी के एग्जाम्स में भी उसमें पॉजिटिव वे में हम अपना एग्जाम दे सकते हैं, तो हम इसे क्यों ना चुने? सबसे बड़ा सवाल, इसे हम क्यों ना चुने? तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। और यदि आपके, मैं फिर से कहना चाहूंगा, यदि आपके मन में आपके कोई भी सवाल हो सोशियोलॉजी ऑप्शनल चुनने के लिए, किसी भी प्रकार की दुविधा हो, तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।